हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है पॉलिटिकल साइंस के लिए, यूपीएचएससी नेट जेआरएफ के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए। तो इससे पहले कि हम शुरू करें अपना प्रैक्टिस सेट, कुछ जानकारी देना चाहेंगे कैपिटल स्टडी सर्कल के बारे में कि अब हम ऑफलाइन भी आ चुके हैं ऑनलाइन के बाद, और हमारा जो सेंटर है दिल्ली के बाद अब लखनऊ में भी खुल गया है। तो जो लोग यहाँ जुड़ना चाहते हैं, और तमाम सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि यूपी के अंदर और ख़ास तौर से लखनऊ के अंदर कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं है। इलाहाबाद में है कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट जो तैयारी कराते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे वहाँ नहीं जा सकते, तो उनकी वजह से हमने यहाँ पे लखनऊ में भी एक सेंटर खोला है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो है कि अगर आपको कोई क्वेरी हो उस पर भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम ख़राब ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये टेक्स्ट सीरीज जो चल रही है उसी का अगला पार्ट है। तो हमने 75 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 76 पे पहुँचते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन बहुत आसान है, यूजुअली अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? कि अब ये डेट दे दिया, ईयर दे दिया, और गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है ऐसा पूछा है। तो किसने कहा? मौलाना आज़ाद, टैगोर, नेहरू, महात्मा गांधी। आज से पहले अगर हम देखें और भी जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो गांधीवाद जैसी चीज़ कोई नहीं है, तो ये जो है पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे जोड़ दिया कि 1936 भी। अब यहाँ पे और चीज़ जोड़ सकते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कहाँ पे का गांधी सेवा संघ जो है वहाँ पे कहा था, और कब 28 मार्च को कहा था, और डेट दे सकता। तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए सिर्फ है। असल में जो आपका आंसर जो आप जानते हैं यूजली जो हमेशा सही आता है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खुद अपने आप के लिए कहा था गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। बोले कि ये मेरा प्रोसेस है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, मैंने कुछ नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए। और कहते हैं कि अगर कुछ सालों बाद मुझे पता चले कि ये रास्ता गलत है तो मैं उसको बदल भी दूंगा। तो गांधीज़म जैसी चीज़ वैसे कोई भी चीज़ नहीं है, ये बोलते हैं वो। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जो 77 नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो 77 नंबर क्वेश्चन में भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य की विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अंडर विच आर्टिकल द लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट को दे सकते हैं। तो इस यहाँ पे देख ले कौन कौन से अनुच्छेद दिए हुए हैं। आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 256, आर्टिकल 356, आर्टिकल 456 तो है नहीं, अनुच्छेद 328। तो आर्टिकल 256 देख लेते हैं पहले कि 256 में है क्या। तो आर्टिकल 256, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। तो 256 में क्या कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट बनाएगी लॉ उसके कंप्लायंस में होना चाहिए स्टेट के लॉ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग अलग बना दें, आप कुछ और बनाए उसका जस्ट अपोजिट बनाए। तो ये चीज़ें 256 में। तो दूसरा देख लेते हैं, अगर हम आर्टिकल 256 के बाद 328 देख लें पहले। 328 में क्या कहा गया है? द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर सब्जेक्ट to the provision of this constitution and so far provision in that behalf is not made by the parliament। तो अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई इलेक्शन से रिलेटेड नहीं बनाया गया है तो वहाँ पे स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो काम कर सकता है। अब आते हैं 456 तो है नहीं, 356 में। और सबको मालूम है कि 356 के थ्रू क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल बन सकता है। अब प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट डायरेक्टली तो रूल करते नहीं है, प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे करते हैं? कैबिनेट की। और कैबिनेट कोई भी डिसीजन कैसे लेता है? उसको पार्लियामेंट से पास करना पड़ता है।
तो सेम चीज़ है कि विधायी अधिकार जो है संसद को मिल जाते हैं 356 के तहत। तो 356 इसका 356 के तहत मिल जाता है, तो ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 ये अच्छा है। अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है। एक्चुअली ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग भी है। संघीय सरकार आपातकाल लागू कर सकती है, लेकिन ये प्रणाली की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन देखिए, ये सही है। संघीय शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं, ऑब्वियसली होती हैं वहाँ भी। संघीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति में निहित तो नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड होता है। संघीय सरकार को वो शक्तियाँ भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लेखित नहीं हैं, तो मिल सकती हैं ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो संघीय सरकार का, फेडरल गवर्नमेंट का जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत छोटा है, 12 पेज का है, सिर्फ 7 आर्टिकल हैं, तो उसकी वजह से बहुत से कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत सी चीज़ें, तो वो सेंटर को मिल जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं, 78 के बाद हम 79 देख लेते हैं। 79 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पहले बहुत पूछा जाता था, आजकल नहीं पूछा जा रहा है। तो स्टार वॉर कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम था। अब स्टार वॉर एक सीरियल भी आता था उस समय, इसकी वजह से ही लिखा। तो स्टार वॉर में हुआ क्या था? एक्चुअली उस समय जो पीरियड था, अगर हम देखें 80s का 80 था, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपस में होड़ मच गई थी न्यूक्लियर वेपन की, दूसरे आर्म जो मिसाइल्स हैं उन सब की। और ऐसे मिसाइल जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स बन गए थे जो एक देश से दूसरे, सोवियत यूनियन से रसिया पर अटैक कर सकते थे, या अमेरिका पर अटैक कर सकते थे, अमेरिका से दूसरी जगह पे। तो जो इंटर कॉन्टिनेंटल प्लास्टिक मिसाइल्स बनना शुरू हो गई थी। इससे बचने के लिए क्या किया, जो यूएसए है, अमेरिका है, उनमें रीगन ने एक स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव लिया, जिसको हम SDI कहते हैं, स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और उसी को, प्रोग्राम को स्टार वॉर कहा। क्यों? क्योंकि मिसाइल जब आ रही है तो उसको जैसे वो गिरेगी तो फट जाएगी, तो उससे फटने से पहले इसको हवा में अगर तहस नहस कर दिया जाए, तो इसी को कहते हैं जो है कि स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव लिया कि हवा में ही इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब लड़ाई स्पेस की हो रही थी कि स्पेस में इतना अधिक एक के बाद एक जा रहे थे सैटेलाइट, और अगर वहाँ से कुछ स्पेस से कुछ अटैक होता है तो क्या किएगा। तो स्पेस को लेके जो लड़ाई है, उस लड़ाई को ही कहा गया स्टार वॉर। स्टार वॉर इस समय का फेमस सीरियल था वहाँ पे। तो स्टार वॉर भी बोल सकते हैं, स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव भी बोल सकते हैं। ये देख लेते हैं, आगे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था। अब हेनरी डेविड थोरो जो हैं, ये बड़े थिंकर हैं, और बड़े थिंकर इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, या बड़े राइटर हैं जो कह सकते हैं कि इतने बड़े लेखक हैं कि जिसका असर भारत की आज़ादी पे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पे, और भारत की जो राजनीति है उस पे पड़ता है। अब किस तरह से पड़ता है? क्योंकि इनकी एक बहुत फेमस बुक है सिविल डिसओबीडियंस। अब आप समझ गए होंगे, डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस इन्होंने लिखा। और इसको अगर देखेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस का आइडिया क्या है? सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का किससे संबंध है? महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी पे इनकी किताब जो सिविल डिसओबीडियंस है उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और वहाँ से ही वो सीखते हैं कि विनय के थ्रू, विदाउट लड़े भिड़े या कहते हैं कि हिंसक चीज़ें किए हुए, आप अगर जब सविनय अवज्ञा करेंगे, किसी ने बोला कि आप ये कीजिए और आपको पसंद नहीं है, आप उसको नहीं कीजिए।
और आप उसको गाली भी नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह हार्म नहीं कर रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ये इसमें गलती लगती है। तो ये जो आइडिया है थोरो का है। अब इसमें से देखते हैं कि आंसर क्या आंसर सही होगा। राज्य की आज्ञा का सदैव मानना चाहिए, ये तो मुश्किल है। राज्य के आदेश में संप्रभुता और नैतिकता का समावेश है, ऐसा भी नहीं मानते। अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है, तो गांधी जी के आइडिया से देख सकते हैं, गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ता है इनकी बुक का। अंतरात्मा का जो आदेश है वो राज्य के आदेश से ऊपर है। वो कहते हैं कि राज्य गलत हो सकता है, और गांधी जी भी कहते हैं कि राज्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा सही हो, तो इसलिए आपको सही और गलत का चुनाव हमेशा करते रहना चाहिए और सही के साथ जाना चाहिए, चाहे वो राज्य कुछ भी कह रहा हो। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 81 नंबर देख लेते हैं। तो 81 नंबर, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक कौन हैं? ये भी बहुत कहते हैं कि फेमस बुक है कि एंड ऑफ द आइडियोलॉजी। एक समय में वो कहते हैं कि आइडियोलॉजीज़ का अब अंत हो चुका, कोई भी जो आइडियोलॉजी है वो सही ढंग से सही काम नहीं कर रही है। तो ऐसा कौन थिंकर हैं जो ये बात कहते हैं? डेनियल पर्ल, ऑक्टो ह्यूम, हर्बर्ट, डेनियल बेल। तो डेनियल बेल इसका सही जवाब है। डेनियल बेल 1960 में इस बुक को लिखते हैं और इसमें जो पॉलिटिकल आइडिया के ऊपर है कि पॉलिटिकल आइडियाज़ जो है वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। 60 तक देखते हैं आप, दोनों ही जो सोशलिस्ट ब्लॉक था और कैपिटलिस्ट ब्लॉक, दोनों में ही कोई ऐसी चीज़ नहीं बची थी जो पूरी तरह से सोशलिस्ट हो और दूसरी में पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हो। तो इसलिए कहते हैं कि एंड ऑफ द आइडियोलॉजी हो चुका है, इसमें अब कोई आइडियोलॉजी बची नहीं है, क्योंकि एक तरफ यूएसए जो है सोशलिस्ट आइडिया अपना रहा है, सोशल वेलफेयर की बात कर रहा है, मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे लोगों को सहायता प्रदान कर रहा है, जो कि सोशलिस्ट आइडिया ये सारे हो गए। उसी तरफ दूसरी तरफ देखें तो जो आइडिया है कि कम्युनिज़्म का या कहते हैं सोशलिस्ट आइडिया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो लोगों में बटेगा, वहाँ पे देखते हैं कि स्टेट अपने पास बहुत सा पैसा रख लेता है। तो क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स के आइडिया में कि जो भी प्रॉफिट है वो मज़दूरों ने करके बनाया है, या जो लोगों ने जिस कंपनी को खड़ा किया है उसका प्रॉफिट उनके पास जाना चाहिए, ना कि कोई और एजेंसी ले ले। तो वो दोनों से ही इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए डेनियल बेल इसका सही जवाब हो जाएगा और वो कहते हैं एंड ऑफ द आइडियोलॉजी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? तो इस क्वेश्चन का तो कोई रेलेवेंस नहीं रह सकता, क्योंकि ये काफ़ी पुराना 2013 का क्वेश्चन है और उस समय पूछा गया था। तो इसका कोई, ऑल्दो सही आंसर इसका लद्दाख डेप्सांग चुमार में है, लेकिन इसका आज के समय ये नहीं पूछा जा सकता। इस तरह का क्वेश्चन आज से रिलेटेड जो कंटेम्प्रेरी चीज़ है वो पूछी जा सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 83 देख लेते हैं। निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग का अस्तित्व में आने की चर्चा की थी? तो साम्यवादी जो कहते हैं जो राज्य है उसके अंदर भी फिर से वो कहते हैं कि साम्यवादी राज्य तो इक्वलिटी में बिलीव करेगा, क्योंकि पूरी तरह से होना चाहिए कि समाज में सभी लोग बराबर हो जाएं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे भी एक नया क्लास बन जाता है, बोले कि एलिट क्लास है जो पावर है जिसके पास, और कई बार वो करप्ट हो जा रहा है, तो वो भी उसी तरह से बिहेव कर रहा है जैसा कि कैपिटलिस्ट क्लास के लोग कर रहे थे जिनके पास पावर थी। तो आइडियोलॉजी तो बिल्कुल बराबरी की है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ये कौन कह रहा है? आर्थर मिलर कह रहे हैं, मिलोवन जिलास कह रहे हैं, हार्वर्ड फ्रैंक कह रहे हैं, लुई ईस्टर। तो अगर हम देखें तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है मिलोवन जिलास। ये कौन थे? ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं यूगोस्लाविया के और कम्युनिस्ट लीडर भी रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हैं। बाद में मतभेद होता है कि हम सेम चीज़ें सेम पैटर्न पे कर रहे हैं, तो जैसा कैपिटलिस्ट स्टेट कर रहा है तो हमको रहने की ज़रूरत नहीं है, इनको इस बात के लिए जेल भी होती है और पार्टी को वो छोड़ देते हैं। तो लेकिन सही आंसर जो है वो 83 है। आगे बढ़ते हैं,
सॉरी बी है 83 का। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा है? अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, हमने इससे पहले एक बार ये थॉमस हेयर का कई बार 2-3 बार आ चुका है ये। तो थॉमस हेयर का नाम किस चीज़ से, क्योंकि निर्वाचन से जुड़ी है चीज़ें, तो आनुपातिक पद्धति से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र सामान्य बहुमत पद्धति से, जैसे कि फर्स्ट पास द पोस्ट होता है जैसे हमारे यहाँ, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र विशिष्ट बहुमत पद्धति से, कि कुछ लिमिट रख दी गई है कि कम से कम 50% से ऊपर लाना पड़ेगा तभी चुना जाएगा। तो ये वहाँ पे होता है। हमारे यहाँ जैसे अगर अब सबसे अधिक जो लाएगा, मान लीजिए वो 25% लाता है, बाकी लोग 24-23 लाते हैं, तो वो चुन लिया जाएगा। तो लेकिन ये दूसरा सिस्टम है। दलहीन सूची पद्धति से, कि पार्टी अपने पार्टी के ना होके सीधे सीधे एक लिस्ट बनाई जाए लोगों की। तो इनमें से कौन है थॉमस हेयर से जुड़ा हुआ? तो हम सभी जानते हैं आनुपातिक पद्धति से। हमने पहले भी बात की थी कि इनका आनुपातिक पद्धति से ये जुड़े हुए हैं, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कहते हैं, और उसमें बताते हैं कि ये बेस्ट आइडिया है जिसके थ्रू सभी को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि किसी भी समस्या ये होती है कि माइनॉरिटीज़ जो है वो पीछे छूट जाती हैं। वो किसी भी देश के हों, कि अगर आप अमेरिका में हैं तो अगर आप बोलेंगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट रखेंगे, तो अगर कोई इंडियन खड़ा होगा तो उसके जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। या ब्रिटेन में अभी जैसे ऋषि सुनक के साथ हुआ कि वहाँ पे इंडियन माइनॉरिटी में है, तो इसलिए वो मुश्किल हो गई उनके साथ, भले वो अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे या होते। तो इसी तरह से भारत में भी होगा कि भारत की जो माइनॉरिटी हैं उनके साथ भी दिक्कत होगी, क्योंकि बाकी लोग मेजॉरिटी में है, तो वो अगर कैंडिडेट बनेगा, कितना भी अच्छा आदमी हो, तो उसके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दुनिया के सभी देशों में ये प्रॉब्लम होती है। इसी से बचने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होती है। तो आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ से हम, तो 85 नंबर क्वेश्चन है, विट्ठलवाद का इनमें से किसका संबंध है? तो देख लेते हैं। भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई से, वित्त विभाग के बजट तैयार करने की प्रक्रिया से, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से, कर्मचारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने से। तो इन चारों में से क्या हो सकता है? इन चारों में से विट्ठलवाद का जो कह सकते हैं कि संबंध है, वो है कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान की पद्धति से। तो आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन। तो 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 86 नंबर क्वेश्चन में 85 तो हमने देख लिया। 86 नंबर क्वेश्चन में है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये तो बहुत फेमस बुक है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये बहुत फेमस बुक है। किसकी? ये इस बुक में बताया गया कि पॉलिटिक्स के किस तरह से अलग अलग तरीके हो सकते हैं या किस तरह के स्टेट होते हैं। और इसके लेखक पूछ रहा है, लॉर्ड ब्राइस, हरमन फाइनर, जॉन ऑस्टिन, हेराल्ड लॉस्की। तो पॉलिटिक्स पे रिलेटेड है, कौन हो सकता है? अगर लीगल होता तो चांसेस ये क्या होते, जॉन ऑस्टिन हो जाता। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है हेराल्ड लॉस्की। हेराल्ड लॉस्की क्या है? हेराल्ड लॉस्की कह सकते हैं कि वहाँ के, जब भारत आज़ाद होता है तो लेबर पार्टी के प्रेसिडेंट रहते हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल है भारत के आज़ादी में, क्योंकि ये एक तो लेफ्टिस्ट थे और लेबर पार्टी में थे, लेफ्टिस्ट थे, और इन्हीं के प्रपोज़ल पे जो क्लेमेंट एटली हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उसी समय पार्टी चुनाव में ये ऐलान करती है कि अगर हम लोग पार्टी जीत के, लेबर पार्टी जीत के आती है, लॉस्की ये कहते हैं कि जीत के आती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और फाइनली ये लोग जीत के भी आते हैं और भारत को आज़ादी मिलती है। तो लॉस्की जो हैं बड़े थिंकर हैं। इसके अलावा अगर लॉस्की के बारे में पूछा जाता है तो प्लूरलिज्म के, बहुलतावाद के बहुत बड़े थिंकर हैं, चिंतक हैं। तो बहुलतावाद भी इनका है। इसके अलावा सेल्फ जो डिटर्मिनेशन है कि कोई भी जो प्रदेश है या देश है वो खुद डिसाइड करे कि वो किसके साथ रहना चाहता है। जैसे अगर भारत
कि लोग डिसाइड करेंगे कि वो ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं, ना कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट। तो इस तरह का आइडिया इनका बहुत, और उसकी उस समय वो मार्क्सिस्ट थे और मार्क्सवाद बहुत तेज़ी से फैल रहा था। उससे बचने के लिए भी जो ब्रिटेन है उसके अंदर एक बड़ा वो चल रहा था कि किसी तरह से हम जो अगर इसी तरह से भारत पे अगर कब्जा किया रहा और लोग वहाँ भी क्रांति हो गई तो भारत जैसा बड़ा देश जो है वो जो है कम्युनिस्ट कंट्री बन जाएगा। तो ये भी एक आइडिया था उससे पहले कि ये चीज़ें हों, उसको रोक दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है? ये तो हमने पढ़ा होगा कई बार, हम सभी जानते हैं कि भारत का महालेखा परीक्षक, जिसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, और ये शॉर्ट फॉर्म में CAG कहते हैं। CAG का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अब सिंपल सा है, यहाँ पे अगर देखेंगे राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित वित्तीय कोलिजियम। अब वित्तीय कोलिजियम क्यों करेगा CAG का? संसद की लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति, ऐसा भी नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा होता है, क्योंकि CAG का जो संवैधानिक पोस्ट है और इसको संविधान में लिखा गया है कि एक CAG होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो गया? C। संविधान के अनुच्छेद 148 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑडिटर जनरल होगा, जिसका काम क्या होगा? सरकार के जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार ही खर्च हो रहा है, या सरकारी जो कंपनियां हैं उनके जो खर्च हैं या वित्तीय जो लेखा जोखा है उसमें कहीं गलती ना हो। और अगर आप देखेंगे तो जो कोल घोटाला, 2G घोटाला, इस तरह की जो चीज़ें आई थी वो सब CAG ने ही उजागर किया था। ऑल्दो अभी हो गया है कि उसमें कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है उजागर करना उनका काम है। उसके बाद बाकी कोर्ट और दूसरे जो प्रोसेस है, इंक्वायरी प्रोसेस, उसमें पता चलेगा। तो C इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लौह आवरण, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयरन कर्टन। आयरन कर्टन मतलब लोहे का पर्दा। शब्द को किसने प्रचलित कराया? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा, रीगन ने राष्ट्र के नाम संबोधन पर, निक्सन ने रेडियो संदेश द्वारा, जॉर्ज H. बुश द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में। ये भी क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह से घुमा के पूछा जाता रहा है, और इसमें अगर सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा विंस्टन चर्चिल द्वारा। उन्होंने 5 मार्च 1946 में, ये कई बार ईयर भी पूछ सकता है, ईयर में फुलटन में एक भाषण दिया जहाँ पे ये बोला कि एक आयरन कर्टन है ईस्ट यूरोपियन कंट्री और वेस्ट यूरोपियन कंट्री से। ईस्ट यूरोपियन कंट्री पे जो सोवियत यूनियन का काफ़ी प्रभाव है और लगातार एक के बाद एक कंट्री वहाँ पे कम्युनिस्ट हो रहा है। तो ईस्ट यूरोपियन एक आयरन कर्टन है, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा? ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे इधर के कंट्री जो है कोलैप्स करते हैं और सोवियत यूनियन भी अंत में कोलैप्स कर जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन हो गया है हमारा। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 89 नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो है जर्मी बेंथम, हम सभी जानते हैं, इनका नाम सुना है हमने। किस सिद्धांत को देते हैं? यूटिलिटेरियन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपयोगितावादी। उपयोगितावाद जो है ये इनका आइडिया है। अब उपयोगितावाद का मतलब ही यही होता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कौन सी चीज़ उपयोगी है कि नहीं। वो कहते हैं कि देख लीजिए, अगर ज़्यादा लोगों का सुख जिसमें हो वही सही है, तो इससे आप निकाल लीजिए कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सही लग रहा है, अधिकतम व्यक्तियों का नैतिक विकास ये नहीं है, अधिकतम व्यक्तियों का आर्थिक विकास ये भी नहीं है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम आय ये भी नहीं है।
तो अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख जो है वो सही आंसर है, और यही यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद का सिद्धांत भी है। और उस पर वो बताते हैं कि इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, इस कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिसी को बनाते समय। जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए तो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ध्यान में रख के बनाए। आगे बढ़ते हैं, अब 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसमें से 4 ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा हो सकता है कि मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आदर्शवादी मूल्यों का सिद्धांत, समाजवादी मूल्यों का सिद्धांत, उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो समाजवादी मूल्य का सिद्धांत पहले भी था, मार्क्स से पहले था, और दो मार्क्स का जो समाजवाद है वो क्या कहलाता है? साइंटिफिक सोशलिज्म या वैज्ञानिक समाजवाद। तो वो अपने समाजवाद, मार्क्स का जो समाजवाद है वो वैज्ञानिक समाजवाद कहता है, लेकिन उससे पहले रॉबर्ट ओवन हो या दूसरे तमाम सारे लोग समाजवाद की, फैबियन सोशलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, इस तरह के तमाम सारे सोशलिज्म पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, और वहीं से वो अपनी बात निकालते हैं और उसमें से साइंटिफिक सोशलिज्म को जोड़ते हैं। आदर्शवाद की मूल्यों की बात नहीं करते क्योंकि वो आदर्शवादी नहीं है। कई बार वो कहते हैं कि वर्ग संघर्ष होगा, उसमें वायलेंस भी हो सकता है, उसमें कह सकते हैं, बोलते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट भी होगा, जो सर्वहारा की तानाशाही भी होगी, इस तरह की चीज़ें। तो आदर्श स्थिति तो नहीं होगी। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू को समझने के लिए उनका आइडिया है कि किसी भी सामान को, अगर आपके पास, आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, आपने कोई सामान प्रोडक्ट बनाया या आपने अपना कोई गाना बनाया, कोई भी चीज़, क्रिएटिव चीज़ भी की, उस क्रिएटिव चीज़ करने को, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप जितने में बेचते हैं तो उसकी कुछ तो लागत होगी, उसके अलावा जो पैसा लेते हैं वो क्या मानते हैं कि आपकी मेहनत का पैसा है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाई, उसकी लागत 100 रुपये आई और आपने दिन भर लगाया उसमें, तो आप उसको चाहेंगे कि 500 में बेचें। तो इससे क्या होगा? 400 रुपये आप दिन भर की अपनी मेहनत का लेना चाहेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि पूंजीवाद में क्या हो रहा है ये, कि पूंजीवाद में जो व्यक्ति बनाता नहीं है, उसके पास, क्योंकि पुरानी जो सामंती प्रथा से, पुराने समय से उसके पास पैसे हैं, तो वो 100 रुपये जो है, 100 रुपये का माल किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। अब वो व्यक्ति उसको बनाएगा। अब ये व्यक्ति बनाएगा तो उसको क्या कह रहा है कि वो अब कितने में बेचेगा? तो ये 500 की जगह वो हो सकता है कि इसको 400 में बेचे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। तो वो 500 से कम करके 400 में बेच रहा है, लोग भी खुश हो रहे हैं कि डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अब जो कह रहा है कि ये 100 रुपये तो वो हो गया, जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट बचा 300। 300 में से ये क्या करेगा कि या तो 200 या 250 तक भी रख लेगा, इसको सिर्फ 50 रुपये देगा या 100 रुपये देगा। जो यहाँ पे 400 रुपये कमा रहा था, दूसरे के लिए काम करते ही वो 50 रुपये हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा इसने लिया है, क्योंकि सिर्फ 100 रुपये इसके पास थे इसलिए इसने इसको ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा जो मान लीजिए 250 रुपये इस व्यक्ति के पास गया जिसके पास पूंजी थी, बोले यही सरप्लस वैल्यू है। ये कहते हैं यही शोषण है इस व्यक्ति का, कि ये मिलना तो इस व्यक्ति को चाहिए था जिसने असल में काम किया, और अगर इसको कुछ कम मिलता, हो सकता है कि इसको 50 रुपये मिलता है, 100 रुपये क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया तो उसका 50 रुपये आपको मिले, और बाकी जो 250 होता वो इस व्यक्ति को मिलता। तब तो वो कहते हैं कि सही समाजवादी आइडिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है, और ये सरप्लस वैल्यू 250 रुपये एक चीज़ पर, अब इस तरह के बहुत से लोगों से वो काम करा सकता है, तो एक दिन वो 2500 कमा लेगा, या 2 लाख 2.5 लाख भी कमा सकता है अगर ज़्यादा लोगों से काम कराएगा। बोले कि ये सरप्लस वैल्यू ही उसको पूंजी एक्यूमुलेट करता है, और वही कारण बन जाती है जो मजदूर वर्ग है उसके पास पूंजी नहीं रहेगी तो वो अपना प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल वो नहीं खरीद सकता या इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, और वही कारण बन जाता है उसके शोषण का। एक के बाद लगातार वो शोषण का शिकार होता रहता है। तो ये सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत जो है, और दो इतना आसान भी नहीं है क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन के साथ मार्क्स समझाते हैं, और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी उसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आसान भाषा में मैंने इसको इस तरह से आपको समझाया कि सरप्लस वैल्यू होती क्या है। अमर्त्य सेन और तमाम सारे दूसरे जो
इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी पूरी तरह से उस चीज़ को अभी नहीं समझ पाए कि किस तरह से तो होता है, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया यही है सरप्लस वैल्यू का। तो आगे बढ़ते हैं, 90 के बाद 91 नंबर पे जाते हैं। 91 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अमेरिकी सीनेट विधायिका का, हमने ये भी क्वेश्चन 2-3 बार हो चुका है कि सीनेट के बारे में पूछा गया। तो एक तो सीनेट है, वह दूसरा क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 35 मेंबर होते हैं और यहाँ पे कितने होते हैं 100, और 100 में से हर राज्य के कितने मेंबर होंगे 2, और तो इससे आप निकाल सकते हैं कितने राज्य, वहाँ 50 राज्य हैं और 50 राज्य के 100 मेंबर हैं। लेकिन ये जो हाउस है भारत में जो राज्यसभा के बराबर है, लेकिन राज्यसभा को कमज़ोर माना जाता है। यहाँ पे ये सीनेट जो होती है वो मजबूत होती है ज़्यादा। तो बात हम कर रहे थे इन ऑप्शंस की, में देख लें यही बात कहाँ लिखी है। ऊपरी और प्रबल सदन है, ऊपरी और निर्बल सदन है, भारत के लिए सही हो जाएगा, लेकिन वहाँ के लिए गलत। निचला और प्रबल सदन है, निचला नहीं है, प्रबल तो है। निचला और शक्तिहीन सदन है, ये भी गलत है। तो सही है आंसर ऊपरी और प्रबल सदन है। तो वहाँ की सीनेट जो है वो काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है। अगर देखें तो यूएसए जो है वहाँ पे राज्य ज़्यादा पावरफुल हैं केंद्र से, क्योंकि हर राज्य के पास अपना संविधान है, अपना गवर्नर है, और वो जब कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरेस्ट का तो राज्य की बात मानी जाती है, केंद्र की नहीं। हर राज्य के पास अपना झंडा है, हर राज्य के पास अपनी नागरिकता है, वहाँ पे हर राज्य की अपनी नागरिकता है। अगर आप किसी दूसरे राज्य से जाते तो वहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी और दूसरे राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती है। 92, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार उल्लिखित है? तो ये जो है एक बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, और डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जाता है कि संविधान का हृदय क्या है। तो उसके लिए बोलते हैं अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। तो इसमें कौन सा सही है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति के आधार, अल्पसंख्यकों का आधार, संवैधानिक उपचार का आधार। तो संवैधानिक उपचार का आधार इसका सही आंसर है, और इसका सही आंसर संवैधानिक। और इसी को डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं कि ये संविधान की आत्मा है, कि अगर आपको संविधान में जो लिखी चीज़ें नहीं हो रही फुलफिल, चाहे वो सरकार या कोई दूसरी एजेंसी नहीं कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और उसको मनवा सकते हैं। तो इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन देखें तो 93 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था। ये फिर वही बहुत आसान चीज़, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि किस तरह से जो मार्क्स का आइडिया है कि क्लासलेस सोसाइटी हो जहाँ पे दो वर्ग ना हो, बुर्जुआ और सर्वहारा, या प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ वर्ग ना हो के एक ही वर्ग हो जिसमें सब लोग समान हो, बराबर हों, और अंत में साम्यवाद आ जाए जहाँ पे लोगों के अंदर ये खुद ही मान्यता आ जाए कि व्यक्ति को उसके आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, उसकी लालच, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति के अपनी लालच ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह हम एक घर के अंदर रहते हैं तो घर में ये नहीं होता है कि कोई बीमार हो गया या कोई किसी को किसी वजह से कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है तो उसको कम मिलेगा खाना, या उसकी दवाई कम होगी, या उसको शिक्षा अच्छी। मान लीजिए आप 2 भाई या 4 भाई हैं, तो 4 भाई में से एक तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको ख़राब स्कूल में पढ़ाएंगे, उसको भी अच्छे ही स्कूल में पढ़ाएंगे। हो सकता है उसका क्या करेंगे, जो ख़राब कर रहा है तो उसके लिए एक अलग से ट्यूशन लग जाएगा, जो अच्छा कर रहा है उसको शायद ना लगाएं। तो क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार उसको दिया जाएगा। तो ये साम्यवाद की स्थापना जो बोलते हैं कि जब आइडियल कंडीशन होगी उस समय, तो उसी को यूटोपियन आइडिया भी कहते हैं। इसीलिए बहुत से लोग कि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, वो एक अलग डिबेट है। तो ये बेसिक आइडिया, तो ये कि राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना का विश्वास किसने किया, मार्क्स ने किया। हम बात कर चुके हैं कि मार्क्स कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पे
सभी वर्ग खत्म हो जाएंगे, कोई अमीर और गरीब नहीं होगा, जिसकी जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार मिलेगा, और जो जो काम कर सकता है वो काम करेगा। तो वो अपने मनपसंद का काम करेगा तो उसको कोई वो भी नहीं है, क्योंकि पैसे बराबर मिलने हैं। तो क्या होगा कि सब लोग अपने अपने मनपसंद का काम करेंगे। 93 के बाद 94 आ जाता है। 94 क्या है? 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? कौन सी चीज़ों का बात की कि फ्रांसीसी और अमेरिकी? प्राकृतिक अधिकार, वैधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, बाइबल में उल्लिखित अधिकार। तो ये तो नहीं होगा। तो जो क्रांतियाँ जब हो रही थी शुरुआत में, क्योंकि अभी की बात नहीं कर रहे हैं, ये जब शुरुआत में फ्रांसीसी और अमेरिकन क्रांति हुई, उस समय जो हुआ कि कुछ चीज़ें किसके बेसिस पे हुई। जैसे अगर हमने कल भी पढ़ा था, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये कह रहे हैं कि ये पहले ही चीज़ थी। और इसी तरह से अमेरिका में जो चलता है वहाँ लॉक के आइडिया पे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक अधिकार हैं, ये प्राकृतिक रूप से मनुष्य के पास हैं, इसको कोई राज्य या कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था इसको नहीं छीन सकती। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एक प्राकृतिक अधिकार है, और उसके लिए ही लड़ रहे थे फ्रांस के लोग, अमेरिका के लोग इस अधिकारों की बात कर रहे थे। अब 95 पर पहुँचते हैं। भारतवर्ष में प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस संगठन का स्थान लिया? CCI प्रतिस्पर्धा नियंत्रक प्राधिकरण CCA का, एकाधिकार नियंत्रण परिषद MCC का, भारतीय मुक्त व्यापार अधिकरण IFTA का, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग का। तो इसका सही आंसर यही है, 4th D जो है। एकाधिकार हटाने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया, जिसमें है कि कोई भी गलत तरीका यूज़ करके ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में कर ले, या मार्केट से किसी जो दूसरे ब्रांड हैं उसको गायब कर दें कुछ दिनों के लिए। जैसे होता है कि कई बार जो छोटी कंपनियां होती हैं या जो छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि बड़े लोग क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं कुछ दिनों के लिए। मान लीजिए आपने कोई बिस्किट बनाया, तो अब हमने तो बिस्किट बनाया मान लीजिए 10,000 20,000 का, और ब्रिटानिया बना रहा है बहुत ज़्यादा, तो हमारा बिस्किट वो अगर कुछ दिनों तक मार्केट से गायब कर दे, रोज़ 10,000 का खरीद ले, मैं तो 10,000 मुझे तो लगेगा 10,000 का मेरा बिक रहा है, लेकिन महीने भर में अगर 10,000 का मेरा रोज़ प्रोडक्ट खरीद लेगा तो मार्केट से गायब हो जाएगा, मुझे मेरी पहचान ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो मेरा और ब्रिटानिया दोनों बिस्कुट रहेगा तो भी लोग ब्रिटानिया ही खाएँगे। तो इस तरह से चीज़ ये है कि इसके लिए बनाया गया था MRTPC, बाद में उसको CCI बना दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, डाइसी ने निम्न में किस अवधारणा के श्रेष्ठ व्याख्या की है? आगे बढ़ते हैं कि विधि के शासन का और ब्रिटिश सम्राट के शासन का, धार्मिक विधि का, विधि के अमूर्तन का। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? डाइसी में कौन सी बात कही? विधि के शासन की, ब्रिटिश सम्राट के शासन के, धार्मिक विधि की, विधि का अमूर्तन। तो डाइसी अगर देखा जाए तो उनकी व्याख्या विधि का शासन पे है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कूटनिरपेक्ष शिखर क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित हुए थे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बड़ा कठिन क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इतने ढेर सारे कूटनिरपेक्ष आयोजन हुए हैं और इसका आइडिया। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि शुरुआत में जो चीज़ें हुई हैं उनका याद रखेंगे तो उससे आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला जो कहाँ हुआ था वो यूगोस्लाविया में, बेलग्राद में हुआ था 1961 में। तो ये याद रखिए, 1961 अगर आपको याद है तो बेलग्राद, यूगोस्लाविया। इसके बाद दूसरा कहाँ हुआ था? 1964 में हुआ था, 3 साल बाद होता है, चौथे साल कहते हैं। तो ये कहाँ पर हुआ था? कायरो में। जो कायरो कहाँ है? इजिप्ट में।
या हिंदी में कहेंगे तो मिस्र में, सेकंड हो गया। थर्ड कहाँ हुआ था? थर्ड हुआ था जाम्बिया में 1970 में, जाम्बिया में लुसाका में हुआ था। तो लुसाका 1970 जहाँ पे है, देखिए थर्ड तक याद रख लिए तो आपने हो गया आपका काम। पहला बेलग्राद, दूसरा कहाँ हो गया? कायरो, और तीसरा लुसाका। तो लुसाका 1970 में हुआ। अब इसी के साथ आखिरी कुछ भी याद रखने चाहिए, क्योंकि ये तो पूछा जा चुका है। और जो लास्ट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? नाम का जो माना गया है वो 2019 में हुआ। कहाँ पे? बाकू में। बाकू कहाँ? अज़रबैजान जो सेंट्रल एशियन कंट्री है वहाँ पे 2019 में हुआ। 2016 में वेनेजुएला में, और अब 2023 का पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे होना है। तो 19 में हो चुका है तो 23 में होना है, चौथे साल में। ये होगा TBD, युगांडा में होगा, ये याद रखिए। तो अपने आप ही क्वेश्चन होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है कि ये क्वेश्चन आएगा कि नेक्स्ट नाम का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ होगा, नॉन अलाइड मूवमेंट या हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, तो वो कहाँ पे होने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट जो होने वाला है वो युगांडा में होने वाला है। इससे पहले अज़रबैजान बाकू में हुआ था, इससे पहले वेनेजुएला में पोलमार में हुआ था। तो ठीक है, इसको आगे रखिए। और ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए कहीं पे, या इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको पता चल सके कि ये चीज़ें कब हुई थी। तो आखिरी का 2-3 और शुरुआत को 2-3 याद रखेंगे तो अपने आप कोई भी क्वेश्चन 20 से नहीं पूछ सकता कि 7वां 8वां कहाँ हुआ था, ये मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। 98 नंबर क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है कि इतना बार पूछा गया अलग अलग जगह पे। शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। और ये अगर आप टीवी डिबेट्स देखें या तमाम सारे जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है, इस कथन को बहुत बार, इस स्टेटमेंट को बहुत बार रिपीट किया जाता है। लेकिन ये किसका है, किसने ये कहा था, क्यों कहा था? तो ये आइडिया है सर जॉन डेलबर्ग एक्टन, जिसको हम लॉर्ड एक्टन के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड एक्टन ने बोला था कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ग्रेट मैन और ऑलमोस्ट ऑलवेज बैड मैन विच ही मेड इन लेटर टू एन एंजेलिक बिशप। तो बाद में वो उनके दूसरे भी हैं कि ग्रेट मैन आर ऑलमोस्ट ऑलवेज बैड मैन, कि जो महान आदमी होते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो खराब होते हैं। तो इस तरह के आइडिया भी इनका है लॉर्ड एक्टन, लेकिन अभी जो पूछा गया उसमें भी सही है। तो ये 98 के बाद 99 देख लेते हैं, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे ख़त्म करेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे जिससे हम पिछली चीज़ों को याद रख पाएँ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। बहुल असंक्रमणी मत से, एकल असंक्रमणी मत से, एकल संक्रमणी मत से, एकल संक्रमणी बहुल असंक्रमणी मत से। तो कौन सा सही होगा? इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव, इंडियन प्रेसिडेंट जो है उसका चुनाव एकल संक्रमणी मत से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, कि आप किसी को देते हैं। ऑल दो वोट की वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है हर व्यक्ति के, क्योंकि अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग होती है, इसलिए वहाँ पे उनके वोट की वैल्यू अलग होती है। लेकिन वो व्यक्ति जो है वोट प्रायोरिटी वाइज देगा कि पहला प्रायोरिटी ये है, दूसरा प्रायोरिटी ये है। तो इन केस 50% से कम होगा तो ऊपर के 2 लोगों को ले लिया जाएगा, उनसे फिर चुनाव होगा। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है उससे होता है। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर पे बात खत्म करेंगे। यहाँ पे जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक, ये फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये हम कल भी बात किए थे। इसी से रिलेटेड, जॉन रॉल्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। जो है ओरिजिनल पोजीशन, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, और इसी के साथ जो है टू थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो 2, कि एक तो जस्टिस एज फेयरनेस का भी आइडिया इन्हीं का है, जस्टिस एज फेयरनेस। तो
तो ये सारे टर्म इन्हीं से रिलेटेड है, ये सारे में से कोई एक तो पूछा ही जाएगा, ये तो निश्चित होता है। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी बुक है, ये तो सबको मालूम है। आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी है? अमर्त्य सेन की। ये भी क्वेश्चन आता रहा है, कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको अपनी डिटेल भी दे देंगे जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। तो क्विक रिवीजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो भूलेंगे ही, मतलब मनुष्य का स्वभाव है कि हम उस चीज़ को भूलते हैं। तो भूलने से होता है कि हम कई बार उसको याद करें, अगर मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ आप सुनते रहेंगे तो भी अल्टीमेटली जो होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे तो आपका तुक्का भी सही जगह पे लगेगा। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए और उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। नहीं भी याद हो रहा है तो बस सुनते रहिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमने कल बात की थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा क्या था, अभी बात किए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके अलावा फेबियनिज्म का बात की थी हम लोगों ने कि फेबियन जो मूवमेंट था वो कब शुरू होता है, तो 1884 में। फेबियन कौन कौन, फेबियन जो आइडिया है उसको बड़े चिंतक कौन हैं? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ग्राहम वेल्स, सिडनी एंड पैट्रिक वेब, लास्की अपने आप को फेबियन मानते हैं, वो GDH कोल हैं। इस तरह के तमाम सारे जो थिंकर हैं वो फेबियन समाजवाद, यूजली इसका आइडिया ब्रिटेन में आता है। भारत के अंदर भी अगर हम देखें तो जो हमारे समाजवादी हैं वो फेबियन समाजवाद से काफ़ी इत्तेफाक रखते हैं। मार्क्सिस्ट समाजवादियों को छोड़ दें तो दूसरे जो समाजवादी हैं, इवन अगर आप समाजवादी पार्टी का आइडिया देखेंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उनका भी जो है आइडिया फेबियन समाजवाद से सबसे नज़दीक आता है। इसके अलावा जो है पूछा गया था कि जो बाइडेन इससे पहले क्या थे, तो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन से नंबर के रहे हैं? 47वें नंबर के। और प्रेसिडेंट किस नंबर के हैं? वो 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। 47वें नंबर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और किसके प्रेसिडेंसी में वो वाइस प्रेसिडेंट थे? तो वो था कि बाराक ओबामा की प्रेसिडेंसी में वो वाइस प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं। इसी समय में अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? वो या जॉर्ज बुश किस पार्टी को करते हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी को करते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि कौन जो है किसानों के थ्रू क्रांति लाता है, किसानों को बहुत प्रोमिनेंट रोल देता है अपनी क्रांति में। तो माओ थे। माओ की जो पीपल्स वॉर जैसा आइडिया था, या जो किसानों को लेके वो क्रांति करते हैं, वो पेरिफेरी से कोर की तरफ आते हैं। तो इसके अलावा मैक्स वेबर का आइडिया हमने पढ़ा था। 3 अथॉरिटी की बात करते हैं, रैशनल, लीगल, करिश्मेटिक और ट्रेडिशनल, पारंपरिक, चमत्कारी और तार्किक और कानूनी जो अथॉरिटी है, उस 3 तरह की चीज़ें हैं। उसको इधर उधर घुमा के किसी भी तरह पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है, कौन सा है, वो सब चीज़ें। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन की बात हुई थी कि पहली बार कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया किस में आता है? तो लीग ऑफ नेशन 1920 में जब जनवरी में बनती है वहाँ पे ये आता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है और फाइनली यूनाइटेड नेशन बनता है, जो कलेक्टिव पीस और सिक्योरिटी पे बेस्ड है और जो कि संप्रभुता को रिकग्नाइज़ करता है और सभी की संप्रभुता को बराबर मानता है कि सभी का एक ही वोट, बराबर वोट माना जाता है कि कोई चाहे जितना भी ताकतवर है, कितना बड़ा हो या छोटे से छोटा राज्य का भी जो से है वो बराबर है। इसके अलावा पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ, उसके बाद लासवेल का कृति है, ये सब हमने पढ़ा था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में पता था कि 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन या ब्लडलेस रेवोल्यूशन, जिसका बहुत असर किस पे पड़ता है? जॉन लॉक की कृति पे पड़ता है। जॉन लॉक उसी बेसिस पे मनुष्य के स्वभाव को अच्छा बोलते हैं और जिसमें जो जेम्स हैं, उन लोग जो राजा हैं उनको फिर से बुलाया जाता है कि आप आपके नाम से चलेगा, लेकिन जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स उस आपको बताएगा। इसके बाद संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ा था कि किसका नारा था? संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन, ये किसका नारा था? जयप्रकाश नारायण का, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में। इसके अलावा जो तमाम सारी चीज़ें बताते हैं कि क्रांति में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आर्थिक होगी, सामाजिक होगी, सांस्कृतिक होगी, बौद्धिक होगी, शैक्षणिक होगी, आध्यात्मिक होगी। तो ये सारी चीज़ों को मिला के
कहते हैं कि सिर्फ आर्थिक क्रांति से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सामाजिक क्रांति से काम नहीं, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक क्रांति तक वो सब चीज़ को लाते हैं और इसी को मिला के क्या कहते हैं, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, समग्र क्रांति। इसके अलावा जो स्लेवरी के बारे में था एक क्वेश्चन कि स्लेवरी जो है वो कौन जस्टिफाई करता है कि सही तरीका है, और वो अरिस्टोटल होते हैं, जो अरस्तु हैं वो जो दास प्रथा है उसको जस्टिफाई करते हैं, ये प्राकृतिक है बोलते हैं, लेकिन अमानवीय व्यवहार दासों के प्रति उसको गलत बोलते हैं और अपने ही दासों को वो अंत में छोड़ देते हैं और फ्री कर देते हैं जब उनके लाइफ का अंत होने वाला आता है। तो थैंक यू वेरी मच आपको सुनने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं 6001203135 पे, 6001939975 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको तमाम सारी जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा हमको सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे capitalstudycircle.com, इंस्टाग्राम पे capitalstudycircle.com, कैपिटल स्टडी सर्कल पे, टेलीग्राम पे भी कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से हमको फॉलो कर सकते हैं। ईमेल, अगर आपको कोई PDF चाहिए या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं, हम आपको उचित जानकारी और उचित PDF भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमारी लखनऊ ब्रांच में तो आप जुड़ सकते हैं। TGT PGT का और UPSC का बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, तमाम सारे दूसरे UPSC और दूसरे बैचेस भी हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं और तमाम सारे क्योंकि हमारे पास एक बड़ी टीम है लखनऊ के आसपास के जो बड़े अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि विदाउट चार्ज कह सकते हैं या बहुत ही मिनिमम अमाउंट चार्ज लेके वो पढ़ा रहे हैं। तमाम सारे इंटेलेक्चुअल्स हमसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फ़ीस की चिंता ना करते हुए, क्योंकि आज के समय सबसे बड़ी समस्या हो गई, एक तरफ महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ बच्चों के जो फ़ीस की चिंता है, तो बाकी खाने पीने और रहने के चीज़ों को कम नहीं किया जा सकता है, तो फ़ीस को तो कम कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम कम से कम अमाउंट में, सिर्फ मिनिमम अमाउंट में, तो अर्निंग ना करते हुए हमारे तमाम सारे जो टीचर हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, लेकिन वो फिर भी आपको टाइम देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इवन जो लोग PhD कर रहे हैं, PhD के लिए भी जुड़ना चाहते हैं कि उनको असिस्टेंस चाहिए, क्योंकि तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ में PhD सही से नहीं हो रही है, उन्होंने देखा बहुत से लोग डिप्रेशन में रहते हैं। तो अगर उनसे जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।